मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट केमिस्ट्री और टॉपिक है आज का हमारा बॉन्ड लेंथ। क्या है? बॉन्ड लेंथ। देखिए वैसे तो ये बॉन्ड लेंथ से हमें पता चल रहा है कि है चीज क्या है। ये क्या है? बॉन्ड की लेंथ है, ठीक है। बट बॉन्ड की लेंथ मेजर कहां से करते हैं? कौन सी होती है ये बॉन्ड लेंथ? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एटम के अंदर कोई ऐसी लाइन खींची हुई है, कोई हाइपर बना हुआ ऐसे लाइन खींच के बॉन्ड को शो करते हैं ना अपन कि ये बॉन्ड है। तो एटम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि वहां पे कोई लाइन खींची हुई हो, ठीक है। केवल वो तो अपन बॉन्ड को शो करने के लिए ऐसे हाइपर यूज कर लेते हैं, बॉन्ड यूज कर लेते हैं। वो तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है एक दूसरे के साथ, दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, तो उसको बॉन्ड बोलते हैं अपन। तो ये बॉन्ड लेंथ होती क्या है? तो बॉन्ड लेंथ देखिए क्या होता है। बॉन्ड लेंथ तो कोई भी दो जो शेयरिंग बॉन्ड बना के बॉन्ड बना रखे हैं, दो एटम है, मान लीजिए एक एटम ये है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा है और इसका न्यूक्लियस ये है। दोनों एटम एक दूसरे के साथ जो है बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। बॉन्डेड है, मतलब ये क्या है? दोनों एटम क्या है? बॉन्डेड एटम है। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है जिसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, इनकी बॉन्ड लेंथ होगी इन दोनों एटम्स की जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो होगी, ठीक है। ये न्यूक्लियस इसका है और ये न्यूक्लियस इसका है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यही क्या होगी? बॉन्ड लेंथ होगी। क्या होगी? यही बॉन्ड लेंथ होगी। आई बात समझ रहे? बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब बॉन्ड लेंथ जो है, एटम आप जानते हो, एटम जो है नजर नहीं आता, आई से नजर नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम को देखा जाता है, इसका साइज बहुत छोटा है, तो फिर बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी तो हम इसको सेंटीमीटर या मीटर में तो मेजर कर नहीं सकते। इसके लिए हमें लेंथ का सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो यूज करना पड़ेगा। तो बॉन्ड लेंथ को जो मेजर किया जाता है, इसका जो यूनिट है वो है एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में, ठीक है। ये लेंथ के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं, इसलिए बॉन्ड लेंथ को जो है एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में मेजर करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। बॉन्डेड एटम के जो न्यूक्लियस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देखिए फैक्टर्स, अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट अपन ने लिखा है साइज ऑफ एटम। एटम का साइज, एटम का साइज जो है वो बॉन्ड लेंथ को किस प्रकार से अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम ये बना हुआ है, ठीक है। मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि साइज जो है बॉन्ड लेंथ को किस टाइप से अफेक्ट कर रहा है। मैंने बनाया है ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इससे बॉन्डेड है, ये इसका न्यूक्लियस है, और दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? बॉन्ड लेंथ हो गई। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि इसकी बॉन्ड लेंथ देखो ये है, इसकी बॉन्ड लेंथ ये है। दोनों एटम, दोनों में से कौन सी लाइन बड़ी नजर आ रही है आपको? ऊपर वाली लाइन बड़ी नजर आ रही है, नीचे वाली छोटी। यहाँ पे साइज क्या है? कम है। एटम्स का साइज क्या है? यहाँ पे कम है। यहाँ पे एटम का साइज क्या है? ज्यादा है। इट मींस एटम का साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। एटम का साइज डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज होगी। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर हमारा है मल्टीपलिसिटी ऑफ बॉन्ड। मींस की सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऐसा आपने सुना होगा, ठीक है ना। एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकता है। तो जो है देखिए फर्स्ट मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ। ये है सी सिंगल बॉन्ड सी। कार्बन के बीच में ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के एटम के बीच में हम जानते हैं डबल बॉन्ड भी बनता है और वी नो दैट ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। बनता है कि नहीं बनता? ठीक है, और बनता है कि नहीं बनता? हाइड्रोकार्बन्स में आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, और दोनों तरफ ही कार्बन के एटम है, यानी साइज सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा बॉन्ड लेंथ कौन
सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। तो मैं आपको बता दूं, सिंगल बॉन्ड हमेशा बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड हमेशा बड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये ऑर्डर है इसका, सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा बड़ा, फिर ये छोटा, फिर ये और छोटा। ऐसा इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना, तो ज्यादातर जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स के बीच में आ जाते हैं। तो बीच में आने के कारण फिर अट्रैक्शन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। एंड यहाँ पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे दो ही एटम है, दोनों के बीच में एक एक एटम आया, वो दोनों एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो दोनों के दो ही इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन तो इधर फैले हुए हैं साइडों में, तो यहाँ पे अट्रैक्शन इतना नहीं हो पाता है, जिसके कारण से ये बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है। अगर इनका वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और तो इसकी कम होगी, इसकी होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, एंड ट्रिपल बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो और कम हो जाती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो इस टाइप से जो है ये भी जो है इफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ को। थर्ड फैक्टर हमारा है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो इसकी बात तो हम इसी चैप्टर में करेंगे, लेकिन अलग पार्ट में पढ़ेंगे, अलग टॉपिक है उसका। पर यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ को किस टाइप से इफेक्ट करता है वो चीज अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और भी होते हैं, लेकिन मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं। अब अगर ये बॉन्ड लेंथ कैसे इफेक्ट होगी, तो बॉन्ड लेंथ जो इफेक्ट होती है हाइब्रिडाइजेशन में वो होती है इनके जो s कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टर है, s कैरेक्टर, कि किसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है और किसके अंदर s कैरेक्टर कम है। तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि s कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे s कैरेक्टर, इसमें से अगर आप s कैरेक्टर निकालो तो कैसे पता चलेगा, देखो 100 में से इसको रेशियो में डिवाइड करो तो 50-50% आएगा कि, यानी 50% किसका s और 50% किसका p, तो यहाँ पे कितना कैरेक्टर है इसका 50% है। अगर इसमें से रेशियो निकाले s और p, यहाँ पे s का कितना है, एक ऑर्बिटल है, p के कितने हैं, 2 है, p के कितने हैं, 2 है, तो p का तो ज्यादा होगा, s का क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे s का जो कैरेक्टर आता है वो आता है 33%, ठीक है। एंड इसमें से अगर s का कैरेक्टर निकालेंगे तो आपको पता है 1:3 में है, 1:3 है, तो 1:3 का मतलब s का कैरेक्टर क्या होगा, 25, और 75 किसका हो जाएगा, p का, तो 25, s कैरेक्टर कितना 25। तो ये कहते हैं बॉन्ड लेंथ कि जिसमें s कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ भी कम होगा, ठीक है। s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। तो इसमें s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो इसके जिस बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। इसमें थोड़ा ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इसमें और ज्यादा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड के अंदर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर होता है, ठीक है। रीजन ये है क्योंकि s जो है s ऑर्बिटल का साइज जो है कम होता है, तो साइज कम होने के कारण फिर बॉन्ड लेंथ भी इफेक्ट करता है, और वो क्या हो जाता है 50% होने के कारण s का जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए जो है ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बात सुनो, नेक्स्ट है रेजोनेंस। तो वैसे तो रेजोनेंस के हम अलग वीडियो में बात करेंगे, अलग से टॉपिक है इसका, डिटेल वहां बात करेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। पर अभी मैं थोड़ा सा इतना सा आपको बता देता हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता क्या है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की पोजीशन चेंज होती है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की पोजीशंस क्या होती है, चेंज होती है, बट एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है, पहली चीज। और ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इमेजिन किए गए, ठीक है। हमारे माइंड ने इमेजिन किया कि यार ये लोन पेयर यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूं, और हमारे माइंड ने इमेजिन किया कि ये बॉन्ड पेयर यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस टाइप के इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो फिर ये बॉन्ड लेंथ को किस टाइप से इफेक्ट करता है
कि रेजोनेंस के कारण सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। तो आपको पता ही है ना कि सिंगल बॉन्ड तो बड़ा होता है और सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है। अगर सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा मींस की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब अपन इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैरेक्टर कैसे डबल बॉन्ड का आता है, कैसे ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का आता है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि CO2, अपन ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे 2 लोन पेयर होंगे, ये लीजिए, इस पे भी 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। अब इसका इमेजिनरी इमेजिन कर लिया अपन ने कि लोन पेयर को चेंज करें पोजीशन। हमेशा रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ओनली लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का ही पोजीशन चेंज होता है। तो अपन ने सोचा कि यार इस लोन पेयर को मैं बॉन्ड में शिफ्ट कर दूं, इस बॉन्ड पेयर को मैं लोन में शिफ्ट कर दूं, तो क्या स्ट्रक्चर बन सकता है। इसका कल्पना की अपन ने, इमेजिनरी इमेजिन किया, तो ये बनेगा। देखो ये यहां शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, ये यहां शिफ्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, मींस किस ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहाँ पे केवल एक ही लोन पेयर रह जाएगा, एक तो बॉन्ड बनाने चला गया। इस तरह देखिए बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो गया लोन पेयर में, तो सिंगल बॉन्ड ही रह जाएगा, मींस कि ये पहले से यहाँ पे 2 लोन पेयर है और एक बॉन्ड वाला भी लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया है, 3 लोन पेयर हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड था, उसमें कैरेक्टर आ गया ट्रिपल बॉन्ड का, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था जिसमें कैरेक्टर आ गया सिंगल बॉन्ड का। इस टाइप से रेजोनेंस के कारण ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गया। तो रेजोनेंस के कारण सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसके कारण से बॉन्ड लेंथ भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो अब साइज भी चेंज हो जाती है, लेंथ चेंज हो जाती है बॉन्ड की। यहाँ पे हमने केवल जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की पोजीशन चेंज की है, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर्स और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स उतने ही है, वो नहीं बदले। देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 1 2 3 4 बॉन्ड है कार्बन के, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं हुई है, पोजीशन चेंज हुई है, केवल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर चेंज नहीं हुआ। लोन पेयर देखिए 1 2 3 4 लोन पेयर है, 1 2 3 4 लोन पेयर भी उतने ही है। तो ये इस टाइप के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इट मींस थोड़ा सा क्लियर हो गया कि बॉन्ड की एनर्जी, ठीक है। अब बॉन्ड की एनर्जी है और उस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करोगे तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बस वही एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है। सपोज किया कि कोई भी 2 एटम है, फॉर एग्जांपल H, और दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है HH बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल है H2, ठीक है। तो H2 के अंदर ये बॉन्ड बना हुआ है H बॉन्ड H, ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, शेयरिंग का बॉन्ड बना हुआ है। तो 1 मोल है, देखो यहाँ पे H2 एक 1 मोल है और ये गैसीय फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में, ठीक है ना। जब भी मॉलिक्यूल किस फॉर्म में हो, गैसीय फॉर्म में, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में 1 मोल मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को ही बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। मींस कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपन को जो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी ही क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है। क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी। मैंने शायद बॉन्ड लेंथ बोला था, वो बाय मिस्टेक हो गया, ने क्या है बॉन्ड लेंथ पढ़ा था ना, इस वजह से। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। कंडीशन क्या है, एटम किस फॉर्म में होने चाहिए, गैसीय फॉर्म में, मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होना चाहिए, गैसीय फॉर्म में होना चाहिए। देन 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। आगे बात सुन ले। अब अगर H2 की बात करें तो H2 की बॉन्ड एनर्जी होती है 435.8, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है इज इक्वल टू 435.8
किलो जूल, एनर्जी का यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। यानी एक मोल मतलब 1 मॉलिक्यूल, एक मोल को ब्रेक करने के लिए H2 के अंदर कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी चेंजेस हुआ वो ये हुआ, तो ये इसकी क्या हो गई? बॉन्ड एनर्जी हो गई। अब एनर्जी को जो है हम एंथैल्पी में शो करते हैं, तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो डेल H, ठीक है ना? तो डेल H इज इक्वल टू 435.8 किलो जूल पर मोल हो गया। इसी टाइप से ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है? देखो डबल बॉन्ड होता है O2 है ना, O2 में डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है? तो डबल बॉन्ड के लिए तो आपको पता है ना, एक स्टिक है उसको तोड़ेंगे कम एनर्जी लगेगी, 2 स्टिक होंगे तो थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी, 3 स्टिक बना के एक साथ तोड़ेंगे तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए। मींस कि सिंगल बॉन्ड में एनर्जी कम चाहिए, डबल बॉन्ड में और ज्यादा चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड में और ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन एटम का, तो ऑक्सीजन एटम की जो डबल बॉन्ड है इनको जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी 498 डेल H इज इक्वल टू 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए इसके लिए, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल है N2 मतलब कि नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाँ, नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो फिर और ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसकी जो एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी डेल H, इसकी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होती है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, जो कि होती है 946 किलो जूल पर मोल। इसकी बॉन्ड एनर्जी 946 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है? अब इसी टाइप से ये तो चलो मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर एक से ज्यादा 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड ज्यादा बॉन्ड हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूं HOH, ये वाटर मॉलिक्यूल है, क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें तो 2 बॉन्ड है ना, तो फिर इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी ना, इस बॉन्ड की एनर्जी और इस बॉन्ड की एनर्जी दोनों की एवरेज होगी। इस पूरे मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी, दोनों की एवरेज। इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी पूछा जाए आपसे, तो इट मींस इसकी बॉन्ड एनर्जी और इसकी बॉन्ड एनर्जी दोनों की एवरेज होगी। चलो, 3 दोस्त हैं, हमने एक दोस्त को अलग करना है, तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अलग कर देंगे, ठीक है? तो बुराइयां कर करके अब बचे वो 2। तो अब ये बताइए, जब वो 3 थे तब उनको अलग करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अब वो 2 हैं तो उनको ज्यादा आसानी से अलग कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। तो सेम यही है, यहाँ पे ये 3 एटम है, अभी क्या है ये बॉन्ड है ना स्ट्रॉन्ग है, तो इसको ब्रेक करेंगे ना इस वाले बॉन्ड को, तो एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा H और ये OH, ठीक है ना? ये अलग हो गया, मैं चार्ज नहीं लगा रहा, अभी सिंपल रूप से लिख रहा हूं, ठीक है? तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी होती है इसकी H2 मॉलिक्यूल्स के अंदर 502, यानी डेल H इज इक्वल टू 502 किलो जूल पर मोल, ठीक है? अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा OH, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसकी जो एनर्जी होगी डेल H, दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, और इसकी जो एनर्जी आएगी वो आएगी 427 किलो जूल पर मोल। तो इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो इन दोनों का एवरेज होगी, मींस की 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को टोटल करके डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना हुआ दोनों का टोटल? 9 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड कर दो इसको, तो आ जाएगी आपकी वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी किलो जूल पर मोल। आगे बात समझ में? तो ये होती है बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉन्ड एंगल। तो ये भी आपको नाम से क्लियर हो रहा है, ये वर्ड जो लिखा हुआ है बॉन्ड एंगल, इसी से आपको पता चलता है कि बॉन्ड का एंगल। अब
बॉन्ड का एंगल कौन सा है क्या नहीं है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उसमें 2 या 2 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है अगर किसी मॉलिक्यूल्स में, तो जो पास वाले एटम जिनका जो पास वाले जो एटम है उनके बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर, ठीक है, उन बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल होता है उसे बॉन्ड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बॉन्ड एंगल। मींस कि मॉलिक्यूल्स कंटेन मोर देन 1 एटम। एक कोई भी मॉलिक्यूल जो है 1 एटम से ज्यादा एटम से मिलकर बना है, तो एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट पास वाले जो एटम्स है, एडजेसेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर, यानी पास वाले जो बॉन्ड बने हुए हैं उनका एंगल ही क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है। इसको इस एग्जांपल से समझिए। यहाँ पे मैं लेता हूँ ये मॉलिक्यूल है H2O, तो आपको पता है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो है एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है। अब एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट अपन ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, आपको याद होगा कुछ ऐसा बनाया था हमने, ठीक है नहीं? बनाया था नहीं? और इसमें 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन एटम पे, आपको पता है? नहीं पता आपको, क्योंकि मैंने बताया नहीं अभी सुन लीजिए आप कि लोन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ठीक है ना? इसी टाइप से बॉन्ड पेयर ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। एंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, मतलब दूर भेजते हैं। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ये जो ऑक्सीजन है इस पे 2 लोन पेयर है, ठीक है ना? ऑर्बिटल्स के अंदर 2 लोन पेयर है, तो ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को तो रिपेल कर ही रहे हैं, मतलब एक दूसरे को तो भेज ही रहे हैं दूर से, ठीक है? और ये जो बॉन्ड बने हुए हैं इनको भी रिपेल करेंगे। तो अगर इनको कंपेयर करें ना तो सबसे ज्यादा जो रिपेल्शन फोर्स होता है वो इसका होता है, फिर होता है इसका, और फिर होता है इसका। तो ये तो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर ही रहे हैं। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन बॉन्ड को क्या होगा? थोड़ा ये नीचे दबा देगा, कुछ ऐसे दोनों बॉन्ड को, ठीक है ना? अब ये दोनों और ज्यादा नहीं दबते क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं आते हैं। अब ये इस स्टेज में आगे ये रुक गए, इतना ज्यादा फोर्स दोनों तरफ से बैलेंस होके इनको यहां तक रुक गया। देन दोनों जो बॉन्ड है, एडजेसेंट बॉन्ड है दोनों के दोनों, इन दोनों बॉन्ड के बीच का जो ये एंगल है ये क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है। और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री का, 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये वाला जो बॉन्ड एंगल बनाया है, आगे बात समझे? क्लियर? तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 पास वाले जो बॉन्ड होते हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है? ऐसे ही अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि वहां पे लोन पेयर, बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन फोर्स है वो अलग अलग लगता है, जिसके कारण से बॉन्ड एंगल भी अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर तो सिंपल है एकदम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है ना? 2 एटम्स के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वही बॉन्ड ऑर्डर होता है। बॉन्ड ऑर्डर होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम है और उन 2 एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वही क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे H बॉन्ड H, ये H2 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है? 1 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। फॉर एग्जांपल O2 के अंदर डबल बॉन्ड बनता है, ये लीजिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2। आगे बात समझे? इसी टाइप से N2 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनता है N, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन 2 एटम्स, बिटवीन 2 एटम्स, उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजोनेंस। थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात की थी रेजोनेंस के बारे में। तो रेजोनेंस क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का जो लुईस स्ट्रक्चर होता है उस लुईस स्ट्रक्चर के ही कई स्ट्रक्चर बनाए हम इमेजिन करके, तो ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के, उसी को रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं और इसको रेजोनेंस बोलते हैं इस प्रोसेस को। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में लोन पेयर की पोजीशन चेंज होती है। सेकंड है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्ड पेयर की पोजीशन चेंज होती है।
और थर्ड कंडीशन ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। और आप जानते हो ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, तो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? किसी जैसे एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं O3, ओजोन है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? ये अपन ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, इसका याद हो अगर आपको, ठीक है। इस पे 2 लोन पेयर है, इसके ऊपर 3 लोन पेयर है, क्योंकि इसमें अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए नेगेटिव चार्ज, और इस पे 1 लोन पेयर है पॉजिटिव चार्ज। अब हमने मैंने जैसे कि कंडीशन बताई, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इमेजिन किया। इमेजिन हमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही करना है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की पोजीशन चेंज करनी है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं करनी, बल्कि इतना ही इमेजिन करना है, इससे ज्यादा इमेज नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपने सोचा कि इस बॉन्ड को मैं डबल बॉन्ड यहाँ इस ऑक्सीजन के बीच में तो बना सकता हूँ, तो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। तो आपने सोचा इसके बीच में डबल बॉन्ड बना दे, तो ठीक है। इधर वाले ऑक्सीजन के पास हमने डबल बॉन्ड बना दिया, और यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, तो ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी लोन पेयर की नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2 लोन पेयर। तो ये बन गया है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हम एक और सोच सकते हैं सोचने को, तो कि ये जो है इसको मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो क्या लगाते हैं पर पॉजिटिव चार्ज, और इसके बीच में डबल बॉन्ड और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दे, ऐसा भी किया जा सकता है। तो इस टाइप से जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। इन दोनों को देखो बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे हुआ, अगले पोजीशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो हम दोनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कुछ ऐसा, इन दोनों पोजीशन को शो करता हो। कुछ ऐसे ऑक्सीजन यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड बना था, इसलिए डॉट डॉट लाइन, यहाँ पे एक बार बना था डबल बॉन्ड, इसलिए डॉट डॉट लाइन। तो कुछ ऐसे भी जो है हम करके इसके डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 लोन पेयर थे, एक बार 2 लोन पेयर थे, यहाँ पे 1 लोन पेयर था, प्लस इस पोजीशन में भी और इस पोजीशन में भी। तो ये इन दोनों का मिक्सअप ग्रुप हो गया, ये मिक्सअप स्ट्रक्चर हो गया, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ठीक है। एक होता है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है कि एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी क्या है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी क्या है, रियल में उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, उसके अंदर से हम माइनस कर दे किसको, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, मान लीजिए इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उस स्ट्रक्चर की बॉन्ड एनर्जी को क्या कर दें, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी में से माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये था रेजोनेंस एनर्जी।